नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ। काफ़ी बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे और सबसे ज़्यादा जो कमेंट था वो हमें हिंदी की तरफ से देखने को मिला कि सर हिंदी का पेपर जल्दी लाइए, हिंदी का पेपर जल्दी लाइए, ठीक है। और मॉडल पेपर तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं नए तरीके से मॉडल पेपर तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको एक बार वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो दोबारा देखने का नहीं भी मन कर रहा है तो आप एक मोटा रिवीजन कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो पीडीएफ के माध्यम के द्वारा। बात करें, पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जब टच करेंगे तो आपको सीधा वो चैनल पे लेकर के जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम में। और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में दिखाई पड़ेगा। आपको बस उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर महामैराथन क्लास है। महामैराथन क्लास का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे कि ये करीब करीब 1 घंटे से ऊपर क्लास जाने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा जो है थके हुए भी हैं, लेकिन ठीक है, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी हमारी मदद करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो यहाँ पे लिखा गया है एमए फर्स्ट सेमेस्टर 2023, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है हिंदी है। हिंदी विषय का नाम है, पेपर 1 है। पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या दिया गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इतिहास कहाँ से कहाँ तक? तो आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक का हमें पढ़ना रहता है, ठीक है। ये मॉडल पेपर है आपका 2023 में जो आपका पेपर होने वाला है सेमेस्टर का, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। उसका मॉडल पेपर तैयार किया है, चूँकि यहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं। बात करें, जब आपको पेपर मिलता है तो पूरे पेपर को 3 खंड में बाँट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। खंड आ में आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं। टोटल आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और 10 के 10 आपको करने रहते हैं। यहाँ पे अगर हम मोटा देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सूरदास के गुरु कौन थे। ये पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है। दूसरा पूछा गया है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन किस कवि का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सभी को आपको पता है, यहाँ पे ऊपर ही नाम दे दिया गया है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, नंददास की कृतियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने रहेंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया है 5 सिद्धों के नाम लिखने रहेंगे। उसमें बाद फिर पूछ रहा है कि सिद्ध सरहपा का परिचय आपको यहाँ पे देना रहेगा। आगे पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है काल विभाजन किस प्रकार से किया है। अगला प्रश्न आपसे 7वां नंबर पूछा गया है, मिश्र बंधुओं के नाम लिखिए। उसके बाद 8वां नंबर पूछा गया है, गारसादा तासी कहाँ के विद्वान थे, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा, जो कि फ्रांसीसी विद्वान थे, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आदिकालीन साहित्य की 4 विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी रहेगी। और 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, 3 रासों काव्य परंपराओं के ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। आप कहेंगे सर रुकिए, आप तो केवल प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं, कहीं कहीं एक आध का आंसर दे रहे हैं और तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा वीडियो जो है आपको पूरे प्रश्न का जवाब देगा, ठीक है। एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको पढ़ के और मैं उनका उत्तर बताऊंगा भी आपको, बस आपको एक मोटा प्रश्न पे जो है नज़र डालनी है, ठीक है। और चूंकि मैंने इनका अच्छे से पीडीएफ भी बना रखा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि जो भी मैं मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ ये सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा कि क्या आपका जो पेपर नंबर 1 है वो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगर इतिहास है तो ये भी देख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक का है। ऐसा तो नहीं है मैं आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक का पढ़ा रहा हूँ और आप में ये हो ही ना, ठीक है। तो आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप पेपर वहाँ पे देने जाएंगे और आप यहाँ से तैयार करके गए कि सर चलिए देवेश सर ने बता रखा है, उन्होंने चैनल पे पूरा मॉडल पेपर तैयार कर रखा था, अगर हम इसको तैयार कर लेंगे तो 60% नंबर ले आएंगे, और जब वहाँ पे आप पहुँचे तो आपको वो पेपर ही नहीं देखने को मिला, क्योंकि जो उन्होंने बताया था एक भी प्रश्न आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पेपर था ही नहीं। आप में हो सकता है वो प्रश्न पत्र जो मैंने पेपर ये बताया है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हो सकता है आप में तीसरे नंबर पेपर पे दिया हो या चौथे नंबर पे दिया गया हो, ठीक है।
प्रश्न पत्र आपका चौथा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, तो एक बार मिला जरूर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं जब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है मतलब खंड आ, वहीं से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब खंड बा शुरू हो जाता है। इसमें भी आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं। ये थोड़ी दूसरी टाइप से दिया जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक प्रश्न ये दिया गया है कि रासो काव्य, क्या रासो काव्य से क्या आशय आपको यहाँ पे बताना है, और रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश डालना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अथवा करके एक प्रश्न और भी दे दिया गया है कि नाथ साहित्य का उल्लेख कीजिए। क्या दिया गया है कि नाथ साहित्य का आपको उल्लेख करना है। तो 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक रासो काव्य से संबंधित, एक नाथ साहित्य से संबंधित। तो दोनों में से कोई एक आप कर लीजिएगा, दोनों मत कीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैन साहित्य पर संक्षिप्त में आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखनी रहेगी, और उसी में अथवा करके एक प्रश्न और भी पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है कि रीत सिद्ध कवियों पर सारगर्भित टिप्पणी आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा, चाहे जैन साहित्य वाला, चाहे रीत सिद्ध कवियों के ऊपर। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न आपसे दिया गया है कि भक्तकालीन गद्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भक्तकालीन गद्य साहित्य पर प्रकाश डालना रहेगा। इसी में अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया है कि सूर की राधा पर सारगर्भित टिप्पणी आपको लिखनी रहेगी। तो या सूर की राधा के ऊपर आप सारगर्भित टिप्पणी लिख सकते हैं, या भक्तिकालीन गद्य साहित्य पर प्रकाश डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा, दोनों मत करना। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न आपसे दिया गया है, फिर से पूछा गया है कि रीत मुक्त कवियों पर सारगर्भित टिप्पणी लिखना है, या अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया गया है कि भक्ति आंदोलन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भक्ति आंदोलन के जन्म के कारणों पर प्रकाश डालना होगा, कि भक्ति आंदोलन का जो है जन्म किस कारण से हुआ, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। 6ठा नंबर प्रश्न आपसे दिया गया है कि सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं, या अथवा करके इसी में एक प्रश्न और दे दिया गया है कि अष्टछाप पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा, चाहे सिद्ध साहित्य वाला या फिर अष्टछाप वाला, ये दोनों में से कोई एक कर लेना। अब आप सभी को पता है कि जैसे भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है खंड बा, वहीं से आपका खंड सा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं, पूछे आपसे कुल मिला के 5 प्रश्न जाते हैं। जैसे 7वां नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा गया है कि सूफी काव्य परंपरा से आपका क्या आशय है। ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। इसकी काव्य विशेषता की विवेचना भी करनी रहेगी। 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, पंक्ति है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस उक्त, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस उक्त के आलोक में आदिकालीन हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय आपको देना रहेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए आपको आदिकालीन हिंदी साहित्य के बारे में बताना रहेगा। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करना रहेगा। और 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आने वाली प्रमुख समस्याओं, क्या जितनी भी समस्याएं आई हैं सभी पर प्रकाश डालते हुए बिंदुसार, बिंदु यहाँ पे गलत लिखा गया है, बा सही से वा लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा, बिंदु यहाँ पे ये इस तरीके से होगा, ये भी होगा, यहाँ पे वा लिख दिया गया। ठीक है, बिंदुसार विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां नंबर और आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। क्या भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन का सार्थकता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सार्थकता, इस कथन की सार्थकता को आपको सा उदाहरण मतलब उदाहरण के साथ में आपको स्पष्ट करनी होगी। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए पहला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो आप सभी को पता है स्वामी वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। आप शुरू से पढ़ते आए हैं, इसको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिंदी साहित्य में वात्सल वर्णन किस कवि का प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है वात्सल वर्णन जो है सूरदास जी का प्रसिद्ध है, और इन्हें वात्सल के सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रश्न आपका ये भी तैयार हो जाएगा कि वात्सल के सम्राट के रूप में हम किसे जानते हैं, तो सूरदास आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा गया है कि नंददास की कृतियों का नाम लिखिए। ठीक है, नंददास की कृतियाँ, पहला यहाँ पे भंवर गीत इनकी कृति है, दूसरा रास है। ठीक है, तीसरी यहाँ पे आपको दी गई है रास पंच अध्यायी, ये आपकी तीसरी है, और चौथी अनेकार्थ
मंजरी, ठीक है, अनेकार्थ मंजरी, ये भी इनकी कृति है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि 5 सिद्धों का नामोल्लेख कीजिए। तो 5 सिद्ध आपके यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका सरहपा दिया गया है, दूसरा लुइपा दिया गया है, तीसरा सबरपा दिया गया है, चौथा आपका डोम्भिपा दिया गया है, और आपका अगला 5वां नंबर दिया गया है कड़हपा, ठीक है। तो ये आपके 5 सिद्ध दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सिद्ध सरहपा का परिचय दीजिए। सिद्ध सरहपा का आपको जो है परिचय देना था। तो यहाँ पे हम देंगे कि सिद्ध सरहपा को सरहपाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सरहपाद या सरोज वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। आगे दिया गया है राहुल संकृत्यान ने इसका समय जो है कब माना है, 769 ईस्वी माना है। सरहपा द्वारा विरचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, 32 बताई जाती है। इनके द्वारा विरचित दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने गुरु सेवा को विशेष महत्व दिया है, ठीक है। साथ ही ब्रह्मचारों, ठीक है, वाह्यचारों और आडंबरों का उन्होंने विरोध भी किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल आपको विभाजन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने पहले बताया है आदिकाल, जिसे आप वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। ये कब, संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रम तक, ठीक है, या विक्रम संवत तक। अब यहाँ पे अगला दूसरा बता रहे हैं कि पूर्व मध्यकाल, इसको हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये 1375 से लेकर के 1700 विक्रम तक, ठीक है। तीसरा आपका बताया गया है कि उत्तर मध्यकाल, इसको हम रीत काल के नाम से भी जानते हैं। ये 1700 संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक, ठीक है। चौथा आपका बताया गया है आधुनिक काल, इसे हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। इसको 1900 से लेकर के अभी तक ये सब कुछ चल ही रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मिश्र बंधुओं के नाम लिखिए। तो पहले आपके आ जाते हैं पंडित गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे आपके जाते हैं डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र, और तीसरे आपके आ जाते हैं डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। ये आपके 3 मिश्र बंधु हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गारसा द तासी कहाँ के विद्वान थे। तो गारसा द तासी फ्रांसीसी विद्वान थे, ये आप सभी को पता था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आदिकालीन साहित्य की 4 विशेषताएं बताइए। कितनी, 4 विशेषताएं आपको बतानी थी आदिकालीन साहित्य की। तो उसमें आपको जो है क्या, पहले आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा देखने को मिलता है। अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ा के एकदम खूब अच्छे से, ठीक है। दूसरी विशेषता आपको देखने को मिलती है कि वीर और श्रृंगार रस का जो है वहाँ पे आपको सजीव चित्रण देखने को मिलेगा। तीसरा वहाँ पे ऐतिहासिकता का अभाव है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम वगैरह नहीं बताई गई है, ना ही उसके कोई साक्ष्य मिले हैं। और चौथा यहाँ पे आपको जो है संकुचित राष्ट्रीयता भी देखने को मिलेगी। चलिए आखिरी प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय का दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि 3 रासो काव्य परंपरा के ग्रंथों का नामोल्लेख करना है, ठीक है। क्या, 3 रासो काव्य परंपरा के ग्रंथों, काव्य परंपरा के ग्रंथों का नामोल्लेख करना है। तो पहले आप क्या आ जाते हैं, संदेश रासक। क्या, संदेश रासक, इसके लेखक कौन है या इसके रचयिता कौन है। तो अब्दुल रहमान है। दूसरे पृथ्वीराज रासो, इसका सभी को पता है कि चंद्रबरदाई जी हैं। और तीसरा आपका जो है परमाल रासो, इसका भी आपको पता है जगनिक जी हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न को एक एक को करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे जो लघु उत्तरीय दिया गया है, या कह सकते हैं पूरे प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न जो आपका दिया गया है। चलिए यहाँ पे जो है आपका दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि रासो काव्य से क्या आशय है, आपको यहाँ पे बताना है। और रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश भी आपको यहाँ पे डालनी है। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि इस वर्ग में वीर, रसात्मक एवं प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य आते हैं, ठीक है। इसमें वीरों की जो है क्या की गई है, वीर रस की ज़्यादा महत्ता देखने को मिली गई है, ठीक है, देखने को मिलेगी। आगे लिखते हैं कि सभी रासो ग्रंथ प्रशस्ति परक एवं वीर भावों से भरे पड़े हैं। जैसे कि पृथ्वीराज रासो देख सकते हैं, सुखमान रासो देख सकते हैं, हमीर रासो देख सकते हैं, विशल देव रासो देख सकते हैं, विजयपाल रासो देख सकते हैं, परमाल रासो, ये सारे जो है इसी वर्ग में आते हैं। आगे लिखते हैं इन सभी रासो काव्यों के विषय में डॉक्टर नागेंद्र जी का मत है। वो लिखते हैं कि रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण
ठीक है, उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक देखने को मिलती है। मतलब कह रहे हैं कि जो बड़े राजा हुआ करते थे तो उनकी जो वीर गाथा वगैरह लिखी जाती थी उसमें जो उनके उत्तराधिकारी होते थे वो भी अपना शामिल करवा देते, कहते शामिल कर दो थोड़ा सा, जो है हमें भी बता दो बढ़ा चढ़ा के, तो इस तरीके से करवा दिया जाता था। चलिए, पहला आपका यहाँ पे आ जाता है पृथ्वीराज रासो के बारे में देखते हैं। तो चंद्रवरदाई कृत्य मतलब चंद्रवरदाई जी ने जो है इसको लिखा है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम विकसनशील क्या मेरे प्यारे दोस्त, जातीय चेतना का महाकाव्य है। ठीक है, लिखते हैं कि इसमें 69 सर्ग हैं, कितने 69 सर्ग हैं, और उस समय प्रचलित सभी छंदों, ठीक है, कवित्त, दोहों, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, पद्दर आदि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों की उत्पत्ति, ठीक है, दिल्ली नरेश आंग्रपाल की पुत्री कमला का, ठीक है, और अजमेर के सोमेश्वर की पुत्री सुंदरी का, और कन्नौज के राठौर विजयपाल के साथ विवाह, पृथ्वीराज का जयचंद का द्वेष, ठीक है, उसके बाद संयोगिता हरण, फिर गौरी का आक्रमण, फिर उसके बाद यहाँ पे पृथ्वीराज के अनेक विवाह एवं युद्ध का यहाँ पे जो है कथा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखते हैं पृथ्वीराज रासो की तिथियां और घटनाओं की ऐतिहासिकता का विवेचन करने पर विद्वानों का इसकी प्रामाणिकता पर संदेह होता है। मतलब जो वहाँ पे तिथियां दी गई हैं, जो घटनाएं बताई गई हैं, उस पर जो है वहाँ पे संदेह देखने को मिलता है। ठीक है, उस पर ऊपर जब ज़्यादा जानकारी ली जाती है तो संदेह होता है कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। फिर भी पृथ्वीराज रासो अनेक घटनाओं के से संपृक्त ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि कई सारे वहाँ पे घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये नहीं देखा जाता कि पृथ्वीराज थे, नहीं, पृथ्वीराज थे, ये फिक्स है, ये सभी को पता है, लेकिन वहाँ पे जो तिथि बताई जा रही तो इससे हमें जो है इस ग्रंथ के ऊपर उतना विश्वास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, संदेह इस ग्रंथ के ऊपर होता है, जिससे श्रृंगार एवं वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। वस्तु वर्णन की दृष्टि से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है, जैसे नगरों के बारे में, वनों के बारे में, सरोवरों, ठीक है, किलो आदि का इसमें सुंदर वर्णन मिलता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सुंदर वर्णन आपको देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे लिखते हैं कि युद्ध के वर्णन अत्यंत सजीव हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में देखें तो उन्होंने बताया है कि विषय वस्तु, ठीक है, उसके बाद भाव व्यंजना एवं शैली, तीनों की दृष्टि से यह काव्य अपने आदर्शों, ठीक है, भावों एवं परंपराओं का एक ऐसा सरस कलात्मक साहित्य कालात्मक इतिहास कहा जा सकता है, जिसमें संवतों की अंक गणना भले ही असत्य हो, किंतु भावनाओं की सूक्ष्म रेखाएं, क्या भावनाओं की सूक्ष्म रेखाएं निश्चित ही निहितार्थ और सत्य हैं। आगे लिखते हैं, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो की तुलना इतिहास से नहीं हो सकती है। मतलब इसको आप इतिहास नहीं मान सकते हैं, वह एक चरित्र काव्य है। क्या, एक चरित्र काव्य है, मतलब किसी राजा के चरित्र के बारे में बताया गया है, ना कि पृथ्वीराज एक ऐतिहासिक जीवन ग्रंथ है। उनके आप जीवन ग्रंथ के रूप में नहीं देख सकते हैं, ना इसको आप इतिहास मान सकते हैं। साहित्य में नामों तिथियों का महत्व नहीं होता है, और जब आप इसको एक साहित्य मान लेंगे तो इसमें नाम और तिथि का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो दूसरा आपका दिया गया था पृथ्वीराज रासो हमने देख लिया, दूसरा दिया गया था खुमान रासो के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है, शुक्ल जी के अनुसार इसके रचयिता का नाम दलपति विजय है। क्या है, दलपति विजय जी है इसके रचयिता। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित, ठीक है, प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, इसमें छंद संख्या लगभग 5000 है। राजाओं के युद्धों, विवाह और विलास के भव्य चित्रण किए गए हैं। लिखते हैं, नायिका भेद, राजा प्रशंसा, ठीक है, और षड ऋतुओं, क्या षड ऋतु का भी सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। आगे लिखते हैं, ग्रंथ में दोहा, शवैया और कवित्त छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा राजस्थानी हिंदी है। कौन सी है, राजस्थानी हिंदी है। ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता और कवित्व
की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत सरल है। ठीक है, अगर कवित्व की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी सरल ग्रंथ है। इसमें आपको कुछ उदाहरण भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यथा करके दिया गया है कि प्यू चित्तोड़ न आब्यू, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्यू चित्तोड़ न आब्यू सावण पहली तीज, क्या सावण पहली तीज। और साथ में यहाँ पे और भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जोवे बाट रति बिरहणी, क्या जोवे बाट रति बिहरणी खिण खिण आवे खीज, क्या आणवे खीज, खिण खिण आणवे खीज। ठीक है, तो इस प्रकार से। तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिसल देव रासों के बारे में। ठीक है, बिसल देव रासों के बारे में यहाँ पे लिखते हैं नरपति नाल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, नरपति नाल का यह ग्रंथ अपने समकालीन राजा विग्रह राज चतुर्थ, या जिसे हम बिसल देव के नाम से भी जानते हैं, के चरितांश को लेकर के लिखा गया है। ठीक है, उनके चरित्र का कुछ अंश लिखा गया है। चरितांश का मतलब होता है किसी के चरित्र का थोड़ा सा अंश ले लिया जाए। ठीक है, इसमें बिसल देव का राजा भोज, ठीक है, राजा भोज, उसके बाद परमार की पुत्री राजमती के विवाह, ठीक है, फिर कलह, वियोग और मिलन का रसात्मक वर्णन है। ठीक है, और लिखते हैं यह श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। काव्य वीर हृदय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, काव्य वीर हृदय की संवेदनशील कोमल व सरस भावनाओं का प्रतिबिंब है। ठीक है, जिसमें श्रृंगार के वियोग पक्ष का सुंदर परिपाक हुआ है। क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, सुंदर रस का परिपाक हुआ है, सुंदर रस परिपाक हुआ है। ग्रंथ की भाषा राजस्थानी पिंगल है, तथापि अपभ्रंश की झलक के साथ ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूपों तथा अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा के शब्दों में देखें तो उन्होंने लिखा है कि लोक रंजन के लिए बिसल देव रासों में काव्य का सौंदर्य मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने प्रसंगों में सजाया गया है, जिसमें जीवन के स्वाभाविक विचार, गृहस्थ जीवन के सरल विश्वास, सुकून, संस्कार, उसके बाद 12 माशा आदि बड़ी सरसता के साथ सचित्र किए गए हैं। ठीक है, चित्रित किए गए हैं, सॉरी सचित्र कह रहे हैं। एक उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माणिक मोती चौक पुराए, क्या माणिक मोती चौक पुराए पाँव पखाले, सॉरी पाँव पखल्या राव का राजमती देह बीसल राय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये उदाहरण भी देख सकते हैं। तो इस दृष्टि से आप इस ग्रंथ को अच्छा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चौथे नंबर के बारे में बात करते हैं। तो हमीर रासों के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि सारंग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सारंगधर रचित, ये सारंगधर द्वारा रचा गया है। ठीक है, हमीर रासो एक नोटिस मात्र है, क्या है, एक नोटिस मात्र है। पैतृक पैंगलम, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी प्राकृत पैंगलम में संग्रहित, प्राकृत पैंगलम में संग्रहित कुछ पदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों का रचयिता सारंगधर को माना है। ठीक है, किंतु उज्ज्वल भणा, क्या उज्ज्वल भड़ा वाक्यांश को देखकर राहुल संकृत्यान ने इसके कवि का नाम उज्ज्वल बताया है, क्या उज्ज्वल बताया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विजयपाल रासो के बारे में। तो यहाँ पे विजयपाल रासो के बारे में हम कह सकते हैं कि हमीर रासो की तरह एक अन्य संदिग्ध रचना में नल्ह सिंह, क्या मेरे प्यारे दोस्त, नल्ह सिंह भाट द्वारा रचित विजयपाल रासो का नाम आता है, जिसमें विजयपाल सिंह और पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, किसके, पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। शुक्ल जी ने इसे अपभ्रंश शैली की कृति माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार भाषा और शैली की दृष्टि से यह परवर्ती काल का ग्रंथ ठहराया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। छठा आपका आ जाता है परमाल रासो। परमाल रासो के बारे में बताएं, इसे अल्लाह खंड भी कहा जाता है। अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना ही परमाल रासो है। ठीक है, जिसको हम अल्लाह खंड के नाम से जानते हैं वही आपका परमाल रासो है। इसका वर्तमान स्वरूप लोकगीत शैली है। इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, लोकगीत शैली है। इसके रचयिता जगनिक नामक कवि हैं। कौन है आपके जगनिक नामक कवि हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अग्रवाल के शब्दों में देखें तो उन्होंने बताया है महोबा के राजा परमरदी देव,
ठीक है, क्या परमर्दी देव जिसे हम परमार के नाम से भी जानते हैं, का जीवन चरित्र इसमें है। ठीक है, अल्लाह उदल, ठीक है, अल्लाह उदल नामक दो सूरबीर भाइयों का शौर्य, ठीक है, शौर्य गाथा बड़े भाव सौंदर्य के साथ प्रस्तुत की गई है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आप अगर देखें तो अभी हमें पूरा जब बता देंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो है आल्हा उदल, चूँकि आल्हा से हमें 2-3 पंक्तियाँ आती भी हैं, मैं भी जो है कविताओं का फ़ैन हूँ, वो भी वीर रस का, ठीक है, ना कि वियोग और संयोग रस का। वीर रस का मैं काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं वो लाइनें पढ़ता रहता हूँ, तो वो भी मैं आपको सुनाऊँगा, बस थोड़ा-सा ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं ध्वन्यात्मक इसका विशिष्ट गुण है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ध्वन्यात्मक इसका विशिष्ट गुण है। छंद विधान की दृष्टि से इसे आल्हा, सॉरी अल्लाह कह रहे हैं कि आल्हा छंद की शैली का काव्य कहा जाता है। ठीक है, आल्हा, यहाँ पे अल्लाह जो है गलत बोल दिए थे, ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था। इसे आल्हा के नाम से जानते हैं आल्हा के नाम से, और ये आल्हा की कुछ लाइनें हमें भी याद हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कृत्य को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अनेक परिवर्तन तथा परिवर्धन होते हुए भी इस रचना में कवि जनिक की हृदय स्पर्शी भावधारा एवं पर्दोक्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पर्दोयुक्त पूर्ण बाणी अजस्त्र गति से प्रवाहित होकर आज तक रसिकों के मन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आज तक रसिकों के मन को आप्लावित करती आई हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कवि के लिए यह काम महत्व की बात है कि एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। एक उदाहरण क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है, देख पा रहे होंगे कि 12 बरस ले कुकुर जीवें। ठीक है, ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध है आल्हा की ये पंक्ति। 12 वर्ष ले कुकुर जीवें, 13 वर्ष ले जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवें आगे जीवन का अधिकार। यहाँ पे बताया गया है कि 12 वर्ष तक कुत्ता जीता है। ठीक है, और 13 वर्ष तक जो है क्या, 13 साल तक जो है सियार जीते हैं। ठीक है, और 18 वर्ष से अगर आगे कोई क्षत्रिय, ठीक है, 12 वर्ष से अगर कोई कुत्ता ज़्यादा जी रहा है, 13 वर्ष तक जो है कौन जीते हैं आपके, 13 वर्ष तक आपके सियार जीते हैं, 13 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और 18 से ज़्यादा अगर कोई क्षत्रिय जी रहा है, 18 क्षत्रिय जीवन आगे जीवन का धिक्कार, इसके आगे इनके जीवन को धिक्कारा गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो है बता रहे हैं कि अस्तु यह एक वीर रस युक्त, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक वीर रस युक्त गीतात्मक काव्य है। वीर भावना का जितना प्रभावी रूप इसमें मिलता है अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब कह रहे हैं कि जितना प्रभावी रूप आप यहाँ पे वीर रस का देख पाएंगे वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। अब इसकी कुछ लाइन हम भी सुनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने एक तो सुन ही लिया कि 12 वर्ष ले कुकुर जीवें और 13 वर्ष ले जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवें आगे जीवन के धिक्कार। इसी तरीके से लिखते हैं। थोड़ा कहानी में पहले आपको मोटी मोटा बता देता हूँ कि पहले क्या होता था कि जो आल्हा में लिखा गया है कि पहले जहाँ की लड़कियों को सुंदर देखा जाता था, उनसे क्या करते थे ये लोग, ज़बरदस्ती जाके शादी कर लेते थे। ठीक है, तो वो शादी कर लेते। अब जब शादी करके घर से बाहर डोली लेकर के निकलते थे तो बीच में कोई दूसरा वीर आकर के खड़ा हो जाता था और वो कहता था कि डोली यहीं पे रख दो, मैदान में रख दो, अब हम तुम्हारे और तुम्हारे बीच में युद्ध होगा और जो युद्ध जीतेगा वो उस डोली को ले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो अब इसको समझते हैं। ठीक है, इसको अगर हम आल्हा में समझें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पे कहते थे जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन लिए ब्याह करवाए। ठीक है, समझ रहे हो ना, जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन लिए ब्याह करवाए, धैर्यो डोला समर खेत, समर खेत का मतलब होता है मैदान। ठीक है, धैर्यो डोला समर खेत में जो जीते सो लिए उठाए। और कैसे युद्ध होता था, एका मारे दुई गिर जावे, क्या, एका मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। ठीक है, और हाथ पटक दें भुइमा जो, तो हाथ पटक दें, भुई मतलब जमीन होता है। ठीक है, हाथ पटक दें भुइमा जो, तो 9 मन माटी लिए उठाए। 9 मन माटी का मतलब समझे, एक मन में 14 किलो माना जाता है और 9 का हो गया 126 किलो के आसपास हो गया। कह रहे हैं अगर एक बार जमीन पे हाथ पटकते थे 126 किलो माटी उठा लेते थे। समझ रहे हो, ये वीर रस का अलग है। अब कुछ लोग कहेंगे, जो भी आल्हा के प्रेमी होंगे, कि सर आपने जो है ये तो आधी आधी लाइनें कहीं कहीं से उठा के सुना दी। तो चूंकि ये मैं अपने मोटिवेशन का जो है क्या एक तरीका बना के रखता हूँ, तो इससे जो है आपको कोई भी वो नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैं आपको एक दोहा सुनाता हूँ, अगर आप लोग जो है सुंदरकांड पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एक दोहा है कि पवन तनय बल पवन समाना।
ठीक है। उसके बाद पता नहीं क्या करके एक निधाना करके है, तो मैंने वहाँ पे उसको काट दिया है। पवन तनय बल पवन समाना का चुप साध रहो बलवाना, ये मैं अपने लिए यूज करता हूँ कि पवन तनय मतलब पवन की जैसे, हवा की जैसे शरीर है, मतलब तुम्हारे शरीर का कोई भरोसा नहीं कितना बड़ा हो सकता है। पवन तनय बल पवन समाना, हवा के जैसे तुम्हारे पास ताकत है, जिसको चाहो उखाड़ के फेंक सकते हो। फिर का चुप साध रहे हो बलवाना, काहे चुप साध रहे हो। फिर दूसरा, कवन सुकाज कठिन जग माही, मतलब कह रहे हैं कौन सा काम ऐसा है जो पूरे जग में कठिन है और जो नहीं होए तात तुम पाई, जो तुमसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं और भी जो है रश्मि रथी पढ़ता रहता हूँ अक्सर करके, तो वहाँ पे दिया गया है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती, तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप इस सभी कुछ पढ़ेंगे तो एकदम जोश बढ़ेगा, अरे चीड़ के फेंक देंगे। ठीक है, वो आपने वीर रस का एक उदाहरण भी आप लोगों को याद होगा तो याद होगा कि मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो, मुझे है और की ही बात क्या गर्व, मैं करता नहीं मामा तथा निजतात से, समर में डरता नहीं। अभिमन्यु कह रहा है, अभिमन्यु कह रहा है कि अब लड़का मुझे मत समझो, और यमराज से भी अगर युद्ध हुआ तो मुझे ही जीता समझना। ठीक है, और कह रहा है मैं इस चीज का घमंड नहीं कर रहा हूं, ना विश्वास पड़े तो मामा, अभिमन्यु के मामा कौन थे? श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो कह रहे हैं मामा तथा निज तात, उनके तात कौन थे? वो तात हमेशा अर्जुन को कहा करते थे। तो कह रहे हैं मामा और अर्जुन, तात को दोनों को ले आओ, दोनों से लड़ लेंगे, निपट लेंगे। तो ये कौन कहता था? ये अभिमन्यु कहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाथ साहित्य का उल्लेख आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है सिद्ध साधना के कर्म कांड, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सिद्ध साधना के कर्म कांड की विभत्सता व विकृति को देखकर उसे, ठीक है, संयमित तथा आचार निष्ठ बनाने के लिए नाथ पंथ का उद्भव एवं विकास हुआ। ठीक है, उसमें लिखते हैं कि इसे यूँ कहें कि वज्रयान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वज्रयान की वज्रयान की सहज साधना नाथ पंथ या संप्रदाय के रूप में पल्लवित पुष्पित हुई। ठीक है, आगे लिखते हैं जीवन को कर्मकांड, क्या जीवन को कर्मकांड के मकर जाल से मुक्त कर सहज रूप की ओर ले जाने का श्रेय नाथ पंथियों को ही जाता है। ठीक है, इस प्रकार नाथ पंथ को सिद्ध संप्रदाय का विकसित और शक्तिशाली, क्या मेरे पास दोस्त, विकसित और शक्तिशाली रूप कहा जा सकता है। सिद्ध पंथियों, क्या सिद्ध पंथियों की विचारधारा को लेकर के नाथ पंथियों ने उसमें नवीन विचारों की प्राण प्रतिष्ठा की। ठीक है, आगे लिखते हैं नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय और संतों के बीच की कड़ी के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, आगे लिखते हैं नाथ पंथ में 9 नाथों की गणना की जाती है। ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गोरखनाथ हैं। ठीक है, गोरखनाथ की इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, गोरखनाथ ही इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने हठ योग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने हठ योग क्रिया द्वारा कुंडलिनी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सहस्त्र चक्र के स्थित ब्रह्म दर्शन की साधना का प्रचार प्रसार किया। और वो बताते हैं कि ईड़ा इंगला पिंगला, ठीक है, सुरित, फिर निरति, फिर नाद, फिर बिंदु, शून्य, पवन, निरंजन, सूर्य, चंद्र आदि इसके परिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखते हैं कि इन्होंने जप तप, ठीक है, वेद तथा तीर्थ पर्यटन के स्थान पर आत्मनिग्रह पर बल दिया है। ठीक है, और बताते हैं इसके अतिरिक्त इनके ग्रंथ में उलटवासी और रहस्यात्मकताओं के साथ ही रूढ़, क्या मेरे प्यारे दोस्त, रूढ़ एवं
पाखंड खंडन भी दिखाई पड़ता है। नाथपंथी ग्रंथों में गोरखनाथ के गोरख बोध, ठीक है, उसके बाद गोरख संवाद, गोरख गोष्ठी, फिर निरंजन पुराण, फिर गोरख सागर आदि प्रमुख हैं। डॉक्टर वड़थवाल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, डॉक्टर वड़थवाल ने इसकी शब्दी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शब्दी को सर्वाधिक प्रमाणिक कृति माना है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इसके, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इनके अतिरिक्त चौरंगी नाथ, ठीक है, क्या चौरंगी नाथ, गोपी चंद्र, उसके बाद चूड़करण नाथ, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं भरतृहरि, ठीक है, उसके बाद जलंधरी पाद, ठीक है, उसके बाद जलंधरी पाद की कृतियों का उल्लेख मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखें तो इस काल की कोई भी रचना अवज्ञा और उपेक्षा का पात्र नहीं हो सकती। वो लिखते हैं कि साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, सामाजिक गति की दृष्टि से उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की संभावना दिखाई पड़ती है। आगे लिखा जाता है कि सारता यह कहा जा सकता है कि भाषा वर्ण विषय, ठीक है, वर्ण विषय उपसा उपमा रूपक, ठीक है, उपमा रूपक उलटवासी, ठीक है, अन्योक्ति, रहस्योक्ति, उसके बाद प्रतीक योजना की दृष्टि से कबीर आदि संतों की पूर्व पठिकता, यही नाथ साहित्य रहा है। ठीक है, आगे लिखते हैं और इसे ही आगे के हिंदी साहित्य का पथ प्रदर्शक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, टाइम अभी 36 मिनट हुए हैं। चलिए आगे लिखा गया है कि जैन साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है? जैन साहित्य पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर आपको देना होगा कि देश के पश्चिमी क्षेत्र में जैन मतावलंबी धर्माचार्य एवं कवि आचार्य हिंदी कविता के माध्यम से अपने मतवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस प्रकार जैन मुनियों ने जो रचनाएं की उनका आदिकाल साहित्य में प्रमुख स्थान है, जिसमें धार्मिकता का पुट है। ठीक है, जैन कवियों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य 3 प्रकार का है। पहला क्या गया है? पहला बताया गया है आपको कथा प्रबंधनात्मक काव्य, दूसरा बताया गया है देशनात्मक काव्य, तीसरा बताया गया है, ये एक मिट गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं अभी आगे कहीं मिल जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि जन कथा, ठीक है, क्या जन कथा प्रबंधन काव्यों, क्या जन कथा प्रबंधन काव्यों के स्वयंभू कृत्य, ठीक है, स्वयंभू कृत पाउमचर्यु के, फिर ऋतठ णेमी चर्यु, ठीक है, फिर पुष्पदंत कृत महापुराण, फिर जसहर चर्यु, फिर जयकुमार चर्यु, फिर उसके बाद कनक अमर मुनि कृत्य, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताते हैं करकंड चर्यु, फिर उसके बाद यहाँ पे बताते हैं और महीभद्र सूर्यकृत, फिर सनत कुमार चर्यु उल्लेखनीय हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पे बताए गए हैं। फिर जैन आचार्य कवियों द्वारा उपदेशात्मक काव्य 2 रूप में लिखे गए हैं। पहला बताया गया है संपूर्ण ग्रंथ के रूप में और दूसरा बताया गया है स्फुट छंदों के रूप में लिखे गए हैं। ऐसी उपदेशपरक रचनाओं में, फिर उसके बाद उपदेशपरक रचनाओं में देवसेन कृति, ठीक है, देवसेन कृति कौन सा? सावय धम्म दोहा, क्या सावय धम्म दोहा, फिर जिनतत सुरकृत उपदेश रसायन रास, ठीक है, उसके बाद और महेश्वर सुरकृत, उसके बाद संयम मंजरी प्रमुख हैं। आगे लिखते हैं उपदेश परक तत्वों की प्रधानता किंतु काव्य की दृष्टि से ये सामान्य और नीरस हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं जैन धर्माचार्य कवियों ने रहस्यवादी काव्य भी लिखे हैं। इन धर्माचार्य कवियों ने योगी और सिद्धों की तरह ब्रह्माचार का विरोध किया है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं चित्त शुद्धि के लिए अंत साधना,
पर जोर दिया है, ठीक है। अंतः साधना पे क्या किया है, जोर दिया है। शरीर को ही संपूर्ण साधनाओं का केंद्र माना है और समरस भाव को, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समरस भाव को महत्व दिया है। ऐसे कवियों में योगी बिंदु, सॉरी एक मिनट, हाँ, योगेंद्र मुनि, उसके बाद राम सिंह, फिर आनंद तिलक, फिर लक्ष्मी चंद आदि का नाम उल्लेखनीय है। जैन कवि राम सिंह मुनि, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जैन कवि राम सिंह मुनि स्पष्टतः लिखते हैं कि लोग तभी तक कुतीर्थों पर भ्रमण करते हैं और तभी तक धूर्तता करते हैं जब तक वे गुरु की कृपा से देह के देव को नहीं जान लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, देह के देव को, अपने अंदर के देव को नहीं जान लेते हैं, तब तक वो गलत काम करते रहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बताया गया है कि ताम, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ताम लिखा गया है कि ताम कुतिथैम, क्या, ताम कुत्थैम परिभमईम, फिर उसके बाद धुत्तिम ताम करितम, सॉरी हाँ करिंत, फिर गुरु हूँ पायस जामड़ विदेहम देव मुड़ितम, ठीक है। ये लिखा गया है, तो प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो, या आप समझ लीजिए। क्या विशेषताएं बताई गई हैं कि आदिकालीन जैन साहित्य की समान विशेषताएं निम्नवत हैं। पहली विशेषता बताई गई है कि यह साहित्य भी और लोक भाषा मूलक भी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, यह साहित्यिक भी और लोक भाषा मूलक भी है, साथ ही तत्कालीन बोलचाल की भाषा के रूपों में प्रमाणिक कोश है, ठीक है। दूसरा बताते हैं, जैन साहित्य विविध विषयक है, क्या, विविध विषयक है, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, फिर साहित्यिक काव्यों के साथ साथ लोक आख्यान काव्यों की रचना भी इन कवियों ने की है, ठीक है। तीसरी विशेषता बताते हैं कि एक से एक सुंदर रचनाएं, क्या, एक से एक सुंदर रचनाएं इस युग में जैन कवियों द्वारा लिखी गई हैं। यथा जैसे आप भरतेश्वर देख सकते हैं, बाहुबली रास देख सकते हैं, फिर नेसीनाथ फंगू देख सकते हैं, फिर उसके बाद पंच पांडव देख सकते हैं, पंच पांडव चरितस चरितरास देख सकते हैं, फिर विराट पर्व देख सकते हैं, फिर ज्ञान पंचमी चौपाई आदि सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और चौथी विशेषता जो आपको यहाँ पे बताई गई है, वो बताई गई है कि आदिकालीन जैन साहित्य अनेक परंपराओं का उद्घाटन करता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात करें जैन ही साहित्य के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया है, जैन साहित्य में हिंदी के वे आदिकालीन काव्य रूप मिलते हैं जो आगे चलकर पर्याप्त विकसित और प्रचलित हुए हैं। यथा जैसे आप रास देख सकते हैं, फागु देख सकते हैं, छप्पई देख सकते हैं, प्रबंध देख सकते हैं, गाथा, गीत, दोहा, स्तुति आदि काव्य रूपों में सुंदर काव्य लिखे गए हैं, ठीक है। छठी विशेषता बताते हैं, लोक भाषागत एवं लोक चेतनागत प्रवृत्तियां जैन साहित्य में काफ़ी मिलती हैं। सातवां बताते हैं, जैन अपभ्रंश साहित्य में हिंदी भाषा साहित्य के आरंभिक रूप प्राप्त होते हैं। आठवां बताते हैं कि आदिकालीन जैन कवियों में वही लिखा है, जैन का कवियों ने वही लिखा है जो आँखों से देखा है। काव्य रूढ़ियों का इन्होंने बहुलता से निर्वाह किया है, ठीक है। मतलब कोई गलत नहीं लिखे हैं, जो कुछ उन्होंने देखा वही लिखने का प्रयास किया है, ओवर अपने मन से कुछ भी नहीं लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, शांत या निर्वेद, क्या, शांत या निर्वेद जैन कवियों में रस राज के रूप में अपनाया है, ठीक है। 10वां बताते हैं कि जैन कवियों की मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम है, क्या, वसुधैव कुटुंबकम है। इसी कारण इन कवियों की रचनाओं में मानवीयता का भाव सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रीत सिद्ध कवियों पर सारगर्भित टिप्पणी आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रीत सिद्ध काव्यधारा के कवियों की मूलभूत विशेषता यह है कि इन्होंने किसी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। रीत सिद्ध कवियों को काव्य कवि के पद पर आसीन किया गया है। इसका कारण यह है कि रीत का बंधन स्वीकार करने पर पाठ्य ग्रंथ प्रस्तुत करने की इसकी तकनीक भी लालसा नहीं थी, ठीक है। तनिक भी लालसा नहीं थी। इन कवियों ने कवित्व के लोभ में चमत्कारपूर्ण उक्तियों का खुलकर प्रयोग किया है और लिखते हैं स्वानुभूति,
क्या स्वानुभूति चिंतन के कारण इनके काव्य मौलिक उद्भावनाओं से भरे पूरे हैं, अतः इसमें वैयक्तिकता के प्राधान के कारण स्वतंत्र अभिव्यक्ति निहित है। ठीक है, और आगे लिखते हैं इन कवियों ने रीति को प्राथमिकता नहीं दी है। क्या? रीति को प्राथमिकता नहीं दी है। परिणाम स्वरूप इनकी आत्मा रीत के बोझ से दबी नहीं। ठीक है, आगे लिखते हैं उन्होंने काव्य के दोनों पक्ष, ठीक है, भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष, ठीक है, भाव पक्ष एवं कला पक्ष को समान रूप से महत्व दिया है। उदाहरण के तौर पे आप कविवर बिहारी के बासंती, ठीक है, बासंती परिवेश पर केंद्रित निम्नलिखित कविता को देख सकते हैं। ठीक है, क्या? निम्नलिखित कविताओं को देखा जा सकता है। जैसे उन्होंने लिखा है रनित भृंग घटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज शमीर। ठीक है, रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम निम्नलिखित है। पहला आपका दशरथ मिलता है। ठीक है, दशरथ ने क्या लिखा है? दशरथ वृत्त विचार है। ठीक है, दूसरा आपका सेनापति, इसमें आपके कवित रत्नाकर हैं। ठीक है, बिहारी सतसई। उसके बाद रसनिधि या पृथ्वी सिंह के नाम से जिनको जानते हैं, उन्होंने रतन हजार। ठीक है, उसके बाद विष्णुपद की कीर्तन कवित, फिर उसके बाद 12 माशा, फिर रसनिधि सागर, उसके बाद हिंडोला, ये आदि सारी चीज़ें बताई हैं। पांचवा यहाँ पे हम वृंद देख सकते हैं, वृंद 12 माशा, नयन पचीसी, उसके बाद पवन पचीसी। ठीक है, छठा आपका बताया गया है नृप शंभु, इसमें बताया गया है नायिका भेद, फिर उसके बाद नखसिख। ठीक है, उसके बाद नेवाज बताया गया है, इसमें शकुंतला, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शकुंतला नाटक बताया गया है। हठी जी लिखे हैं, क्या? श्री राधा सुधा शतक, फिर उसके बाद राम सहाय। ठीक है, राम सहाय, राम सतसई और वाड़ी भूषण। फिर उसके बाद यहाँ पे पजनेश, इन्होंने पजनेश प्रकाश की रचना की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। एक बार टाइम देख लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर जो है आप लोग भी बोर होने लगते हैं, और चूंकि ये हमारा विषय रहा नहीं है तो उतना इंटरेस्ट के साथ हम भी यहाँ पे आप लोगों को कोई कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा सब्जेक्ट होता, अच्छे से पढ़े होते, तो शायद हम आपको और अच्छा भी दे पाते, लेकिन कोई बात नहीं। टीचर वगैरह जब आपके आएंगे तो वो सारे लोग अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी तो खुद ही देखना पड़ता है, क्योंकि इनकम वगैरह उतनी हो नहीं पाती है, तो टीचर रखना कोई एक तरीके से अभी मूर्खता है ना, जेब से लगाना काम करना, ये चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। चलिए आगे लिखते हैं यहाँ पे भक्तिकालीन गद्य साहित्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपको लिखना होगा भक्तिकाल में अवधि के अतिरिक्त हिंदी की शेष सभी भाषाओं में गद्य निर्माण हुआ है। ठीक है, लिख रहे हैं गद्य रूपी भी अनेक कथा, बात, वर्णन, चरित्र। ठीक है, उसके बाद वचनिका। ठीक है, ये ललित गद्य के रूप और फिर उसके बाद गुर्गावली। ठीक है, फिर पट्टावली, फिर वंशावली, फिर प्रश्नोत्तर, फिर उसके बाद वचनामित्र, फिर पत्र, फिर गोरस, ये आललित गद्य रूप हैं। ठीक है, विकसित हुए हैं। अब बात करते हैं अमौलिक। क्या? अमौलिक, जिसे हम व्याख्यानात्मक अनुदित के नाम से भी कहते हैं। तो गद्य भी बालाव बोध वृत्त। ठीक है, उसके बाद चूरी, फिर टबा, फिर टिप्पण, फिर टीका, फिर तुर्जुम्मा, फिर तफसीर। ठीक है, आदि शीर्षकों ने अनेक रूपों में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं पद ग्रंथों में भी यत्र तत्र। ठीक है, क्या? पद ग्रंथों में भी यत्र तत्र वचनिका, बात, चर्चा अथवा किसी अन्य शीर्षक ने टिप्पणी परक गद्य लिखा गया है। ठीक है, आगे लिखते हैं भक्तिकाल के गद्य प्रतिपादित प्रमुख विषय जैसे धर्म, दर्शन, अध्यात्म, चिकित्सा, ज्योतिषी, भूगोल। ठीक है, पौराणिक भूगोल, फिर शकुन शास्त्र, फिर व्याकरण, गणित। ठीक है, आगे लिखते हैं टीका टिप्पणियों के अनुदित रचनाओं की भी संख्या काफ़ी बड़ी है, जैसे धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों। ठीक है, काव्य ग्रंथों, फिर काव्य ग्रंथों और व्याकरण, फिर कोक शास्त्र, फिर ज्योतिष आदि उपयोगी विषयों की टीकाओं और टिप्पणियों
के अतिरिक्त संस्कृति, ठीक है, क्या संस्कृत, प्राकृत और फारसी अरबी के ग्रंथों का अनुवाद भी राजस्थानी ब्रजभाषा और दक्षिणी में हुए हैं। ठीक है, ये कौन कहते हैं आपके, तो डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम जी कहते हैं। आगे आपको लिखना होगा कि भक्ति काल में सृजित, क्या भक्ति काल में सृजित गद्य साहित्य प्रमाणिक और अप्रमाणिक दोनों प्रकार के इस गद्य के नमूने ब्रजभाषा, खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी और राजस्थानी में उपलब्ध हैं। ब्रजभाषा की शुरुआती रचनाएं गोरख पंथियों द्वारा सृजित हैं। ठीक है, सृजित हुई। आगे लिखते हैं, इनमें गोरख सार, क्या गोरख सार और गोरक्ष पोपनिषद, ठीक है, आदि का नाम उल्लेखनीय है। आगे लिखते हैं, ध्रुवदास, क्या ध्रुवदास के सिद्धांत विचार, नाभादास का अष्टछाप वैकुंठमणि, ठीक है, उसके बाद शुक्ल का वैशाख महात्म और अगहन महात्म आदि भी इसी काल की रचित गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, खड़ी बोली गद्य के रूप में चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है, उसके बाद कविगंग, फिर उसके बाद गोरा बादल की कथा, ठीक है, आदि महत्वपूर्ण है। तत्व विचार, ठीक है, उसके बाद षड्वस्क, ठीक है, षड्वस्क, बालाव बोध, पृथ्वी चंद्र चरित्र, उसके बाद अचल दास और खींची की बचनिका राजस्थानी ग्रंथों के नमूने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जल्दी खींचने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रश्न पूछा गया है, सूर की राधा पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए, तो आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के और इनकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या रीत मुक्त कवियों पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए, तो यहाँ पे आपको इसका भी यहाँ पे जवाब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, अति सुधो स्नेह को मारग हैं, ठीक है, जहाँ नयकू सयानप बांक नहीं, ठीक है, तहाँ साचय चले तजी आपन पाँव, ठीक है, झझके कपटी ते निसाक नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है भक्ति आंदोलन के जन्म के कारणों पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है भक्ति आंदोलन का जन्म किस कारण से हुआ ये बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आप जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य के बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। और अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है, इसका भी जवाब आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा कि अष्टछाप पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए, क्या अष्टछाप पर सारगर्भित टिप्पणी, इसका भी जवाब आप आराम से दे सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपका था, वो अगला प्रश्न दिया गया है, सूफी काव्य परंपरा से क्या आशय है, इसकी काव्यगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये आपको यहाँ पे जवाब दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा और भी है, ये आप देख पा रहे होंगे, उसी प्रश्न का जवाब और भी आपको यहाँ पे दिया गया है, और थोड़ा और आपका चला है, ये करीब करीब हमें लग रहा है 9-10 हेडिंग में है। ठीक है, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 हेडिंग है। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे देखना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आचार्य शुक्ल की इस युक्त को आलोक में आदिकालीन हिंदी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, के आदिकालीन हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो इसका भी आपको यहाँ पे परिचय मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी जवाब आपका 2-3 पेज में है, तो ये आप आराम से दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए, तो इसका भी जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 पेज में, ये भी आपका 3 पेज में आपका बताया गया। ठीक है, तो 3 पेज में आपका इसका भी जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आने वाली प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बिंदुवार विश्लेषण कीजिए, तो ये भी आपको इसका भी जवाब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, इतने में इसका आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की सार्थकता को सदा उदाहरण क्या करना रहेगा, आपको बताना रहेगा, तो इसका भी जवाब आप यहाँ पे दे सकते हैं आराम से पढ़ के। ठीक है, एक एक को ये पढ़ के आप दे सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और क्या हुआ है कि
चूँकि ये हमारा सब्जेक्ट है नहीं, तो थोड़ा कम ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाए हैं, लेकिन अपने तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। और थकान होने के कारण जो है, चूँकि वीडियो आप लोगों का पढ़ नहीं पा रहा है और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सबके कमेंट देखता हूँ, सबके कमेंट देखता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट कमेंट होते हैं उनको मैं उठाता हूँ, देखता हूँ क्या आप लोग बोल रहे हैं। अब बताइए, अगले वीडियो के लिए जो है कमेंट करिएगा, फिर हम उसका जवाब आपको देंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में। वैसे थे कितने पेज भैया? 33 पेज हैं। टोटल कितने पेज हैं? 33 पेज हैं। और 33 के 33 आपको यहाँ पे क्या करने हैं? तैयार। 33 में से 3 तो आपके एक ये थंबनेल वाला हो जाएगा, 2 वो हो जाएंगे जो प्रश्न पत्र बना है। मतलब 30 पेज आपको क्या करने हैं? तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।